हेलो एवरीवन। हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की है क्लास 12th की और चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया है जो कि सॉलिड स्टेट है। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि सॉलिड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और उसके बाद हमने सॉलिड को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसके बेसिस पे हमने सॉलिड को क्लासीफाई किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड और उसके बाद एमरफस सॉलिड। ठीक है, उसके बाद आज पढ़ना है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन देयर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। मतलब जो उनके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उसके बेसिस पे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासीफाई करना है। आप बोलोगे कि हमने एमरफस सॉलिड को क्लासीफाई क्यों नहीं किया। देखिए, जितने भी मोस्ट ऑफ द सॉलिड हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। इसलिए इसलिए हमने अब किसको क्लासीफाई करने जा रहे हैं, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासीफाई करने जा रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म को क्लासीफाई करने से पहले मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई करने से पहले आपको डायग्राम से मैं थोड़ा बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ। देखो, अगर आप को क्लासीफाई करते हो किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को उनको चार पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि पहला आयनिक सॉलिड या क्रिस्टल्स बोलते हैं, या कोवेलेंट सॉलिड या मॉलिक्यूलर सॉलिड या मेटालिक क्रिस्टल्स। देखिए, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होगी, आयनिक होगी या इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, उसको बोलेंगे, उससे जो क्रिस्टल बनेगा या सॉलिड बनेगा उसको बोलते हैं आयनिक सॉलिड। और अगर जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स वो क्या है, कोवेलेंट है, तो उससे जो कोवेलेंट सॉलिड बनेंगे उनको बोलेंगे कोवेलेंट सॉलिड। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कौन सी हैं, वीक बंडवा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है, जैसे कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होगी या डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगी या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। ठीक है, उससे जो सॉलिड बनेंगे उनको बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मेटालिक सॉलिड कौन से होंगे, जब नेचर ऑफ बॉन्डिंग कौन सी होगी, मेटालिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो चार टाइप में क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्लासीफाई करते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं ये कैसे दिखते हैं। जैसे देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे कि ड्राई आइस लेते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, या फिर आप आइस लेते हो H2O। ठीक है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। उसके बाद मेटालिक सॉलिड में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आयरन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि मेटालिक क्रिस्टल्स में क्या होते हैं, जो मेटल्स होते, कोर किसकी बनी होती है, पॉजिटिव चार्ज कैटाइंस की बनी होती है, जिसको कर्नल्स बोलते हैं, जो कि बाउंड होते हैं, वो मूव नहीं करते। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लूजली बाउंडेड होते हैं, तब इनको इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम कोवेलेंट सॉलिड की बात करें तो उसकी एग्जांपल है डायमंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करते हैं तो उसकी एग्जांपल है NaCl, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, चलो आप इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए ये आपकी NCERT का एक कटआउट है, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड। ठीक है, देखिए, पहला पढ़ते हैं हम मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम पहले सीधी सी बात है, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होंगे, ऐसे सॉलिड्स जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और याद रखना इनको हम तीन पार्ट पे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब बोलो कैसे इनको क्लासीफाई किया। देखो, अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर होंगे, ठीक है, तो उससे जो सॉलिड बनेंगे उनको बोलेंगे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, और अगर क्रिस्टलाइन जो मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो पोलर होंगे तो उससे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेंगे उनको बोलेंगे हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और देखो, अगर मॉलिक्यूल्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, या मतलब ऐसे मॉलिक्यूल लेते हो जिसमें हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, उनसे जो मतलब सॉलिड्स बनेंगे उनको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, देखो, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ना,
उसमें जो नेचर ऑफ मतलब जो फोर्सेस है वो कौन सी होती है, डिस्पर्शन फोर्स होती है या लंडन फोर्स होती है। देखो इसको इंड्यूस डाइपोल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो इसमें जो एग्जांपल है वो क्या है, जैसे आप एर्गॉन ले लो, ठीक है, अगर CCl4 ले लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, ये भी नॉन पोलर होता है, या फिर आप H2 ले लो, या फिर आयोडीन ले लो, या फिर आप CO2 ले लो, ठीक है, जो आपने ड्राई जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जाम्पल है। याद रखना, ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ना, इनके बीच वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, जैसे जिसको हम लंदन फोर्सेस बोल रहे हैं, ये एक वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एक टाइप है, ठीक है। तो ये वीक होती हैं, इसलिए अगर इनको रूम नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में देखें ना, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखो अब ये जो सॉलिड आप देख रहे हो ना, सॉफ्टनेस जो इनकी नेचर है, ये डिपेंड करती है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ले रहे हैं हम, अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसकी वैल्यू कितनी है। अगर वो स्ट्रांग होंगी तो ये जो इनकी जो नेचर होंगी ये क्या होंगे, हार्ड होंगे। अगर वो सॉफ्ट मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वो वीक होगी तो ये जो सॉलिड होंगे ये क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। देखो जैसे आपको पता है लंदन फोर्सेस एक वीक वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक होती है, इसलिए यहाँ से जो सॉलिड बनेंगे वो क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, ठीक है। और देखो कंडक्टिविटी इनकी क्या होगी, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसलिए इंसुलेटर होते हैं। देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड सारे के सारे इंसुलेटर हैं। देखो ऐसा क्यों, देखो कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि करंट कैरी हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे करंट कैरी कौन करता है, यहाँ तो आयंस कंडक्ट करते कैरी करते हैं, या क्या इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, लेकिन ये तो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स करंट कैरी करते ही नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कैरियर मिलते नहीं हैं, तो इसलिए ये क्या करते हैं, इंसुलेटर होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होंगे, ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, पोलर होंगे। तो ये जैसे एग्जांपल क्या है, HCl ले लो, या फिर क्या ले लो, SO2 ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड। और आपको पता है जब दो मॉलिक्यूल्स पोलर हों तो वहाँ पे कौन सी बंडवा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, वो होती है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो इसलिए पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्स होती है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। और आपको पता है ये भी क्या है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी एक बंडवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए ये भी क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड भी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और ये बोल सकते हैं हम कि अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर और कंडीशन की बात करते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड भी क्या होते हैं, या तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें और उसके बाद ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इसमें कोई करंट कैरियर होंगे ही नहीं, ठीक है। मॉलिक्यूल करंट को कैरी नहीं करते, तो इसलिए ये भी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। और आपको पता है कि ये अगर मतलब अगर ये सॉलिड होंगे तो क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होंगे ऐसे मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे हो सकती है, यहाँ तो आप वाटर ले लो या अमोनिया ले लो, ठीक है। तो आपको पता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। तो इसमें कौन किसकी बात आती है, इसमें आती है H2O की, ठीक है। याद रखना जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल क्या है, आइस है। और ये भी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर तो होना ही है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड भी किसकी एक सब टाइप है, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और इन जनरल मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो वाटर है या बैटरी देख लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, इसका लो होता है। तो इन जनरल हम बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं, इनमें वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है, और ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और सॉफ्ट होते हैं और ये सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, क्लियर है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आयनिक सॉलिड। देखो आयनिक सॉलिड क्या होंगे,
ऐसे सॉलिड जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, आयंस होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप NaCl ले लो तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे नेचर ऑफ फोर्स क्या होगी आयनिक सॉलिड में, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या फिर क्या कोलम्बिक फोर्स भी उसको बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया, NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड या फिर कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है। और आपको पता है आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, आप नमक ही ले लो, सॉल्ट ही ले लो, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन आयनिक सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है, ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर आप आयनिक सॉलिड पे अगर कोई फोर्स लगाते हो, जैसे कि आप हथौड़ा मारते हो, तो ये क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं। आप इनको शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप इनको किसी वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये क्या करेंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, दे आर हार्ड बट ब्रिटल, वो टूट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आयनिक सॉलिड देखो, अगर ये सॉलिड फॉर्म में होंगे तो इंसुलेटर होंगे, नो डाउट इनमें आयंस हैं, ठीक है, करंट कैरियर हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अगर आप NaCl की एग्जांपल लेते हो। लेकिन सॉलिड फॉर्म में वो क्या होते हैं, वो लैटिस पॉइंट पे फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। इसलिए जो आयनिक सॉलिड है वो जो अगर हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं वो इंसुलेटर का काम करते हैं। लेकिन अगर उनका हम मोल्टन फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है, या फिर उनको पानी में डिजोल्व कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो उनके आयंस होते हैं ना, वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, और वो उस केस में क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, और वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो, अगर ये हार्ड हैं, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको आप आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, तो वो स्ट्रांग होती है। तो इसलिए ये क्या, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेटॉलिक सॉलिड। देखो, मेटॉलिक सॉलिड को स्टडी करने से पहले आप इस डायग्राम को देखना। ये देखना सर, यहाँ पे क्या है, आपको क्या देखा है, मेटॉलिक क्रिस्टल। मेटॉलिक क्रिस्टल्स में क्या होता है, जो बॉन्ड होता है ना, वो कौन सा होता है, मेटॉलिक बॉन्ड होता है। मेटॉलिक बॉन्ड क्या होता है, देखियो, मेटल्स होता क्या बेसिकली, जो मेटल होता है हम बोलते हैं कि ये जो इसकी कोर होती है, कोर किसकी बनी होती है, पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स की बनी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, मूव करते हैं, इसको ही बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। मेटल इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स इन विच सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। मतलब जो मोबाइल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते रहते हैं, ये डीलोकलाइज होते हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स हैं और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं मेटॉलिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर हम मेटालिक क्रिस्टल्स की बात करें तो उसमें कौन सी बॉन्ड होता है, वो मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है। और कप एग्जांपल क्या है इसकी, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, निकल ले लो, या कुछ भी, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बोलेंगे मेटालिक सॉलिड हैं, तो यहाँ पे क्या इसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस, और वो किस में होंगे, मतलब वो कोर होगी, और वो क्या होते हैं उसमें, सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब आप ये बोलते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, मतलब पॉजिटिव चार्ज, जो कोर होती है वो किसकी बनी होती है, पॉजिटिव चार्ज आयंस की बनी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जस्ट लाइक क्लाउड की तरह होते हैं, वो डीलोकलाइज होते हैं, वो घूमते रहते हैं, ठीक है। याद रखना, मेटल्स में जो करंट कैरियर का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते, वो जस्ट क्या वाइब्रेशन शो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड सॉलिड में जो नेचर ऑफ बॉन्ड होगा वो कौन सी होती है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है। और इसमें एग्जांपल आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये जो भी ले सकते हो। और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी आपको होता है, मेटल्स क्या होते हैं, इन जनरल हार्ड होते हैं। बट एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, अगर आप इन पे फोर्स लगाओगे, जैसे आप हथौड़े से मारोगे मेटल्स पे, तो ये क्या कर जाएंगे, ये टूटते नहीं हैं, टूटते नहीं है, या तो इनकी शीट बन जाएगी, या फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। उसके बाद आपको पता है कि मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हैं, तो जैसे ही उनको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, उससे क्या होगा,
करंट जनरेट होगा। इसलिए जो मेटालिक सॉलिड होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आपने पढ़ा होगा मेटालिक कंडक्टर क्या होते हैं, दे आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हीट। ऐसा क्यों होता है देखो, जैसे मेटल का आप क्या करते हो, एक पोर्शन उसका हीट करते हो। जैसे आप एक साइड उसको हीट करोगे ना, तो जो आप हीट एनर्जी थी ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, वो एनर्जी ले लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन तो वाइब्रेट कर मतलब मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके पूरे क्रिस्टल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अगर इसका मतलब अगर आप एंड मेटल का हीट कर रहे हो ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे पूरा मेटल का क्रिस्टल जो भी लिया है वो पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेटल्स क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और उसके बाद आपको पता ही है मेटल्स क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड है, ये भी इस मेटालिक बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसलिए मेटालिक सॉलिड भी क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि ये हार्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं कौन सी, कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। और इसमें एग्जांपल्स क्या है, और इसमें बॉन्डिंग कौन सी होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कौन है, जैसे सिलिका ले लो आप। ठीक है, सिलिका कौन सा बटा, क्वार्ट्ज लेना, ग्लास तो एमरफस होता है। ठीक है, और या फिर आप सिलिकॉन कार्बाइड ले लो, या फिर आप कार्बन जो है डायमंड ले लो, या एल्यूमिनियम नाइट्राइड इसमें आता है, या फिर कार्बन ग्रेफाइड जो ग्रेफाइड है वो भी कोवलेंट सॉलिड में आता है। देखिए जो आप सिलिकॉन या क्वार्ट्ज लेते हो आप, या सिलिकॉन कार्बाइड लेते हो, या फिर डायमंड लेते हो, या एल्यूमिनियम नाइट्राइड लेते हैं, ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ये इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कोवलेंट बॉन्ड में, वो क्या है, ग्रेफाइट की। देखिए ग्रेफाइट क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है ना, वो लेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है। और जो लेयर्स होती हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकती हैं। ठीक है, मूव कर सकती हैं, इसलिए मूवमेंट उनको क्या प्रोवाइड करती है, मतलब क्या प्रोवाइड करती है, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती है। और जो ग्रेफाइट होता है ये क्या होता है, याद रखना, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन जो ग्रेफाइट होता है ना, उसमें कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए होते हैं, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है ना कार्बन का, वो फ्री होता है। तो इसलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमने डिटेल में स्टडी करा वही है। अगर हम देखें ये क्या है, सॉलिड, ये वो सॉलिड होते हैं जिसके कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, और वो अरेंज्ड होते हैं रेगुलर फैशन में। ठीक है, रेगुलर फैशन में अरेंज्ड होते हैं। उसके बाद जो आयंस के बीच फोर्स होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग होती है ना, इसलिए ये क्या होते हैं, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और ये मतलब अगर ये सॉलिड फॉर्म में लें तो इंसुलेटर का काम करते हैं, और मोल्टन और एक्वस फॉर्म इनका क्या होता है, मोल्टन और एक्वस फॉर्म इनका क्या होता है, कंडक्टर का काम करते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही कोवलेंट सॉलिड में भी हम पढ़ेंगे कि इसमें भी क्या होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, और इसमें बॉन्डिंग कौन सी होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है, और उसके बाद ये जॉइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इनको नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसमें अगर एग्जांपल दें तो वही डायमंड वगैरह का आगे आपका बोरान नाइट्राइड है। ठीक है, तो ये सारे इसमें एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, और ये इन जनरल इंसुलेटर होते हैं, लेकिन एक को छोड़ के, जैसे ग्रेफाइड है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे याद रखना डायमंड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 टाइप्स हमने पढ़ी। 3 टाइप में क्या पढ़े, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़े। ठीक है, नॉन पोलर में क्या होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, या तो एटम्स होंगे, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन है। याद रखना एक एटम्स का भी मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, सेम एटम जुड़ के भी मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। मॉलिक्यूल का मतलब होता है जब 2 एटम्स सेम या डिफरेंट किसी केमिकल बॉन्ड से जुड़े हों। ठीक है,
तो इसका मतलब अगर सेम एटम जैसे हीलियम नियॉन आर्गन है, एक ही एटम ये जुड़े हैं केमिकल बॉन्ड से, तो ये एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। और दूसरे मॉलिक्यूल जैसे उसके बाद जैसे H2Cl2 ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे क्या CH4 लगाओ, वो भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड में कौन सी फोर्सेस होती हैं, लंदन फोर्सेस होती हैं, ठीक है। और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, आपको पता ही है, लंदन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बीक बंडवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। और ये अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स क्या होते हैं, वो भी आपको पता है कि पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड क्या होते हैं, इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये बहुत क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होंगे, पोलर्स होंगे, और उनके भी फोर्स कौन सी होगी, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस होगी, ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड क्या होंगे, जिसमें क्या मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। जैसे मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच कोई बॉन्ड हो, जैसे वाटर ले लो आप, ठीक है, अमोनिया ले लो, तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड में लेंगे। और ये भी क्या होते हैं, अगर आप देखिए ये सॉफ्ट मतलब या तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, वोलाटाइल लिक्विड फॉर्म में, या फिर क्या होंगे, सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब सॉफ्ट सॉलिड होंगे। और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो ही होता है, क्योंकि मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी इतनी ज़्यादा क्या होती है, आपको पता है, इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। उसके बाद मेटालिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड में क्या होगा, मेटालिक मतलब पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स होंगे, कोर में जो बाउंडेड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनके भी जो फोर्स बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। और ये मूव करते रहते हैं। और मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लस्टर शो करते हैं, मतलब शाइन करते हैं, ये सोनोरस होते हैं, मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये मेलेबिलिटी शो करते हैं, ये डक्टिलिटी शो करते हैं, और ये इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और उसके बाद इनमें जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है वो कौन सी होती है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सम अप करें तो ये आप देख लेना, जो मैंने उसमें कट आउट जो NCERT का कट आउट है उसमें अच्छे से बताया हुआ है, तो ये देख लेना, मतलब सारे इसमें एक्सप्लेन करे हुए हैं। और अ, और इसके साथ ही जितनी नेचर ऑफ बॉन्डिंग है वो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।